एग्जाम्पल्स, लाइक हम, क्योंकि हम पूरे पूरे ब्रह्मांड को हमको समझना है या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, तो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक साथ समझ लें, तो हम उसको पार्ट्स में समझेंगे। तो हर एक इंडिविजुअल का एक बेसिक आत्मा होता है, ठीक है। तो वैसे ही एक पूरे होल कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एक सेल होता है। तो सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। द आउटर मोस्ट पार्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, दैट इज योर सेल वॉल। तो सभी को पता है ये जो सेल वॉल है, एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगी यहाँ पे। जो सेल वॉल है, ये प्रोटीन बायोलिपिड लेयर से बना है, ये तो सभी को पता है। और इस बायोलिपिड लेयर में देर आर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, देर आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, देर आर ग्लाइकोलिपिड्स, देर इज कोलेस्ट्रॉल। तो ये सब जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वो वाटर को अंदर इजीली आने नहीं देता है। और जो बीच का कंपोनेंट है वो हाइड्रोफोबिक जोन है, ये वाटर कैच नहीं करेगा। ये हाइड्रोफोबिक जोन है, यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट नहीं होगा, वाटर बाहर से आएगा, चैनल से अंदर चला जाएगा, यहाँ पे जमा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का नीड कहाँ पे है, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में या इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में। तो सारा सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स, ये सारी चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होती है। एंड the new theory what is being described in today's world is that this plasma membrane is the most important component of the life, because it is responsible to maintain the connection between the outer world and the inner world। जैसे हमारी बॉडी में स्किन है जो हमारे आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड को कनेक्ट करती है, वैसे ही सेल के अंदर एक पूरा यूनिट है, और उसको यूकैरियोटिक सेल्स में एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर डाल दिया गया है। और ये सेल मेम्ब्रेन की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसको ना ही उसको प्रोटेक्ट करना है, बल्कि उसको परसीव भी करना है। यहाँ पे बहुत सारे सेंसरी यूनिट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो वर्क करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में सेंसरी यूनिट्स होते हैं, टच के लिए, पेन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं, नर्व एंडिंग्स होते हैं। वैसे ही हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वैसे यूनिट्स होते हैं जो चैनल्स करते हैं कि ये चीज़ अंदर आनी है, ये चीज़ बाहर जानी है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी और योर सेल वॉल। एंड आज के वर्ल्ड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ब्रूस लिप्टन, द life is not in the nucleus of the cell, but it is in the plasma membrane। because अगर आप किस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हो, किस चीज़ को कैसे रिसीव कर रहे हो, आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी। आप कैसा रिएक्ट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पूरा हेल्थ सिस्टम कैसे रहेगा। तो ये परसेप्शन का काम, रिसीविंग का काम और रिएक्शन का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है एक सेल के अंदर। तो जो लाइफ है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती है। अगेन, सी द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू विल बेटर अंडरस्टैंड। तो ये क्या करता है, एक फिजिकल बैरियर बना रहा है, वो सेपरेट कर रहा है इनसाइड और आउटसाइड में, एक कंपार्टमेंट बना रहा है। पर लेकिन उस मेम्ब्रेन के बीच में सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी मतलब कोई चीज़ अंदर जाने की कैपेसिटी। देन इट हैज़ रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट। तो सेल वॉल जो है वो फ्लेक्सिबल है, बायोलिपिड लेयर है, और उसके अंदर स्यूडोपोड्स होते हैं। तो वो स्यूडोपोड्स उसको किसी भी जगह पे एक मूवमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं, तो अमीबॉइड मूवमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। देन इट हैज़ अ attachment, it has got a nerve cell or a receptors which are there on the plasma membrane। तो it connects within, it gives a मतलब ये कम्युनिकेशन भी करेगा और अटैचमेंट के लिए भी देगा। अगर आपको याद होगा तो हमने जब कोविड पढ़ रहे थे तब हमने समझा था कि इम्यूनिटी में एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए सेल वॉल के ऊपर एंटीजन्स होते हैं, डिफरेंट एंटीनाज होते हैं, और जैसे ही वो की और लॉक की तरह काम करते हैं तो वो अटैचमेंट्स करने के लिए हेल्प करेगा। और जैसे ही वो की और लॉक फंस जाता है तो कोविड एंटीबॉडी जो है या कोविड वायरस है, जैसे ही उसको
वो एंटीजन मिलता है, वो उसमें जाके एस रिसेप्टर्स में जाके चिपक जाता है, तो वो अटैच हो जाता है, और जैसे ही अटैच हो जाते हैं वो सेल उससे अफेक्ट होने लगती है। तो और उस एनवायरनमेंट में अंदर जाने के लिए उसको पैसेज मिल जाता है। तो इट विल हेल्प यू इन कनेक्शन, इट हेल्प्स यू इन कम्युनिकेशन, तो रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है थ्रू सिग्नलिंग, कि भाई आई देर इज अ नर्व कंडक्शन आता है, नर्व मैसेज लेके आएगी बाहर से, और नर्व सिस्टम बोलेगा बहुत गर्मी है बाहर एंड द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, दैट सिग्नल इज बीइंग ब्रॉट इनसाइड द बॉडी, और सेल को बोला जाता है नाउ यू हैव टू फंक्शन इन सर्टन वे, कि बाहर की हीट आपकी बॉडी को अफेक्ट ना कर सके, तो आपका कूलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। और ये सारा चीज़ें तभी पॉसिबल है जब सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो, और ये ट्रिलियंस एंड ब्रिलियंस ऑफ cells are functioning as a colony of unit cells, and they are functioning in harmony to maintain that homeostasis। और जैसे ही पता चला कि बाहर हीट बढ़ी है, वैसे ही कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा, और आपकी बॉडी में वासोडाइलेटेशन होगा, और ब्लड में से पर्स्पिरेशन, यू स्टार्ट पर्स्पायरिंग, राइट। फिर वैसे ही आपको एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, कि जैसे ही पता चला ये इन्वेडर है, ये आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो आपकी बॉडी ने क्या किया, केमिकल अट्रैक्शंस लेके आ गया, वैसे ही साइटोकाइंस बढ़ गए, वैसे ही आपका सीरोटोनिन बढ़ गया, और ये सारे न्यूक्लियर सॉरी वैसे ही आपका नॉर एड्रिनालिन या आपके अदर केमिकल रिएक्टर्स बढ़ गए। क्यों? क्योंकि ये थ्रेट है। न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये थ्रेट है। तो वैसे ही आपके केमिकल रिएक्शंस आएंगे, और वो फिर सेल को रिकग्नाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रोफिल्स जाके वहां पे अटैच हो जाते हैं, और ये दिस इज डेंजर, और वो फैगोसाइटोसिस करेंगे, वो रिकग्नाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कीमो अट्रैक्टेंट्स। हमने पढ़ा था साइटोकाइंस, वो कीमो अट्रैक्टेंट का काम करेगा, लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो वैसे ही आपके लोकल मीडिएटर्स बढ़ेंगे। तो ये सारा काम, अब आप सोचिए, ये सारा काम यानी कि प्रोटेक्शन का और सेल को कम्युनिकेशन करने का, ये सारा काम यानी सिग्नल का काम और सेल को प्रोटेक्ट करने का और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का काम और पूरे सेल को एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज करने का काम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। So this becomes the vitalist, the most important function of the plasma membrane. So it is also functioning in regulation of exchange with the environment। क्यों? क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में बने हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बना है, वो सारा गेटवे कहाँ से, आने का भी काम और जाने का भी काम, तो ये गेटवेज देता है। तो ये एक्सचेंज में हेल्प करता है। सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट, तो सेंसिटिविटी किसका पार्ट है? वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का पार्ट है, या सिग्नल्स का पार्ट है। तो ये सारा सेंसिटिविटी बताता है। तो ये सेंसिटिविटी भी कहाँ से आ रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास से आ रहा है। तो अब आप ये सोचो, it is also involved in energy exchange and chemical reaction, structural support also। अगर मुझे एक चीज बताइए कि मैं आपकी बॉडी में से स्किन के पूरा पील आउट करके निकाल दूं और बाहर का डर्मिस का प्रोटेक्शन ही ना हो, तो आपकी बॉडी कैसे होगी? इट विल नॉट बी इन प्रोटेक्शन, इट विल डिस्ट्रॉय, इट विल, जो लोगों का बर्न हो जाता है मोर देन 80% या मोर देन 60%, उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका प्रोटेक्टिव सिस्टम ही खत्म हो गया है, उनकी बॉडी बिल्कुल नेकेड हो गई है टू द एनवायरनमेंट एंड दे विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्टेड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द बॉडी। और कोई भी डिजीज अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है तो सेल डेथ होना निश्चित है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी। एंड ब्रूस लिप्टन सेज कि मैंने जब दो सेल्स में से स्टडी किया एंड वी ट्राई टू टेक आउट द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, तो सेल कुछ दिन तक के जिंदा रही। पर अगर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया तो विद इन सेकेंड्स, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स द सेल डाइड। सो द whole system, the important is the capacity of a cell to receive and react, to perceive and react is the whole and soul। तो जो इंसान रिसीव और रिएक्ट नहीं करता, हम उसको क्या बोलते हैं? डेड बोलते हैं। ये टेबल है, ये टेबल रिसीव भी नहीं कर सकती, रिएक्ट भी नहीं कर सकती, तो इसको हम डेड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ना इसमें जानने की शक्ति है, ना रिएक्ट करने की शक्ति है। लाइफ और डेथ, लिविंग
क्रीचर की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो लिविंग क्रीचर वो है जिसमें कैपेसिटी है टू रिसीव एंड रिएक्ट, और जिसमें रिसीव और रिएक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है वो कोमाटो स्टेट में है, इट इज ऑलमोस्ट डेथ। और वो डेथ इंडिविजुअल है या नॉन लिविंग इंडिविजुअल है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके शरीर की आत्मा है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। द न्यू कंसेप्ट सेज कि न्यूक्लियस इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसीलिए इसको हम सिफिलिटिक लेवल पे लेंगे, सोरा लेवल पे लेंगे, क्यों? क्योंकि ये बेसिक फंक्शन भी कर रहा है और ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। Now, so we also see that plasma membrane is made up of phospholipids, proteins, and carbohydrates. So they are basically into the basic physiological functioning also. और इसके ऊपर receptors होते हैं। So membrane physiology अगर आप पढ़ोगे तो मैंने आपको example दिया, it helps in communication with the help of neurotransmitter, enzymes, then electrochemical gradient develop होता है, सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं मेम्ब्रेन में, सिलेक्टिव परमेबिलिटी यानी कि वो लिपिड्स को अलाउ करता है, प्रोटॉन्स को बाहर जाने देता है। तो थ्रू सोडियम पोटेशियम चैनल्स, सोडियम अंदर बाहर, पोटेशियम अंदर बाहर, जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होता है वैसे ही सोडियम पंप एक्ट करता है। और अगर ये सोडियम पंप फंक्शन ना करे, जैसे कि किडनी डिजीजेस में हम देखते हैं कि ये फेलियर हो जाता है, तो देर इज इडिमा विच डेवलप्स, या कार्डिक डिजीजेस में भी तो सेल की डेथ हो सकती है अगर ये सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो जाए। So there is like movements which take place through the process of diffusion, osmosis, bulk flow, and facilitated diffusion. So there is a primary active subtransport and a secondary active transport. अब इसका मतलब क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर से एक्सचेंज होता है, तो कुछ एक्सचेंज जो होता है वो बिना एनर्जी के हो जाता है, यानी उसमें कोई एटीपी का झंझट नहीं, कोई एटीपी का नीड नहीं है। आते हैं मॉलिक्यूल, जैसे वाटर है, आया बहुत, यहाँ पे जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है, जैसे ही वाटर आया वैसे ही वो गेटवेज अपने आप को वाटर ऐसे मेम्ब्रेन के अंदर से घुस के अंदर चला जाएगा। और लेकिन बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एटीपी की ज़रूरत होती है। तो वी हैव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस जो है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के लिए कोई एनर्जी नहीं लगती है, लेकिन एक्टिव प्रोसेसेस में जहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे एक वायरस अंदर घुस रहा है या प्रोटीन्स को अंदर घुसाना है, किसी कोलेस्ट्रॉल को बाहर बना के भेजना है, तो ये सारे प्रोसेसेस में एनर्जी लगती है। सो दे कंज्यूम इज एटीपी। सो दे ऑल्सो गो आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो काम करती है, अंदर से बाहर भी जाने का काम करती है और फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस में भी हेल्प करती है। तो दिस इज प्रोटेक्शन। तो आपने दो फंक्शंस देखे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। नाउ वी सी दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज गॉट वेरियस रिसेप्टर्स ऑल्सो। तो वो रिसेप्टर्स केमिकल मैसेंजर का भी काम करते हैं। वो रिसेप्टर्स एंजाइम रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं जो मैसेज लेके आ रहे हैं बाहर से अंदर की तरफ। फिर आयन चैनल्स हो सकते हैं, जैसे बाहर जैसे डायबिटीज़ में हाइपोग्लाइसेमिया हो गया या डिहाइड्रेशन हो गया, बाहर बहुत ज़्यादा वाटर लॉस है, तो ये आयन चैनल्स खुल जाते हैं कि सोडियम की कमी हो गई है बॉडी में, तो सेल के इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में से बाहर वाटर पुश अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नीड है, प्रोटीन्स की नीड है। तो ये सारे आयंस जो है गेटेड आयन चैनल्स है। देन देयर इज सेल आइडेंटिटी मार्कर। तो ये सेल आइडेंटिटी मार्कर मतलब जैसे जो हम इंसुलिन की बात करते हैं, तो इंसुलिन भी सेल आइडेंटिटी मार्कर से वर्क करता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन के लिए एक लॉक इन की होता है, इंसुलिन रिसेप्टर होगा, फिर इंसुलिन ग्लूकोज को कैरी करके जाएगा और इंसुलिन रिसेप्टर को बाउंड करेगा। और सेल अधेशन मॉलिक्यूल्स इज सिमिलर व्हाट वी सॉ इन एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, जहाँ पे सेल अधेशन मॉलिक्यूल्स अधेर करेंगे, और जैसे हमने देखा था कोविड वायरस का जो एंटीजन है वो अधेर करेगा एस रिसेप्टर को और वो फिर एंट्री करेगा। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपका डोर है, वो आपका एंट्री गेट है। देयरफॉर बोलते हैं ना कि अगर आपकी बाउंड्री सुरक्षित है, हमारे फौजी लोग हमारी बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं इक्वल स्ट्रेंथ के साथ, हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इसीलिए हम आज निश्चिंत होकर अपने घरों में काम कर रहे हैं। हमारा घर अगर रात को प्रॉपरली लॉक्ड है, प्रॉपरली डोर लगा है, तब हम निश्चिंत होकर सो सकते हैं।
तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है तभी अंदर के सेल्यूलर कंपोनेंट्स अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे, और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है तो सेल की डेथ होना निश्चिंत ही है। So now we also know that ki plasma membrane becomes the most important part. So you will consider this plasma membrane into सोरा साइकोसिस या सिफिलिस। क्या लोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए? क्यों? क्योंकि बेसिक नीड है और प्रोटेक्शन है। तो नीड और प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या लिया? नीड के लिए बेसिक नीड यानी सोरा। सोरा, राइट। और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन को क्या लोगे? साइकोसिस, प्रोटेक्शन को साइकोसिस कैसे सिफिलिस, लोगे? इट इज सिफिलिस सिफिलिस। इम्यून सिस्टम। यस, इट इज सिफिलिस बिकॉज इट इज प्रोटेक्शन। तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन किधर गया? सोरा में और सिफिलिस में। ठीक है, गॉट इट? यस। नाउ वी एंटर इनसाइड द सेल। अब सेल के अंदर एंटर करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही आपने दरवाजे खोले और सेल के अंदर एंटर किए तो आपको एक ब्रह्मांड दिख रहा है। माय गॉड, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, और उस जेल लाइक स्ट्रक्चर में सारे ऑर्गेनल्स एक तैर रहे हैं, अपने पानी के जैसे तैर रहे हैं। तो दैट इज नथिंग बट अ साइटोप्लाज्म, जहाँ पे सारे ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हम उसको बोलते हैं। और दूर से दिखेगा आपको कि हाँ, एक बीच में एक न्यूक्लियस बैठा हुआ है, पर न्यूक्लियस को भी अपना एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो जैसे इस संसार में एंटर करोगे तो आपको पानी में सारे ऑर्गेनल्स दिखेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका जो साइटोप्लाज्म है उसमें 80% कॉम्पोनेंट जो है वो है आपका वाटर। फिर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें आती है, पर जो मेन कंपोनेंट है वो है वाटर। तो इसीलिए इट्स जस्ट अ जोक कि क्योंकि सी में भी 96% प्योर वाटर होता है और मेरे अंदर भी 80% वाटर है, तो रादर देन कॉलिंग मी साइटोप्लाज्म आई शुड बी कॉल्ड अ सीटोप्लाज्म। तो इसका एक और अगर लैटरल थिंकिंग पे जाएंगे तो इसका एक एप्लीकेशन है फ्रेंड्स कि साइटोप्लाज्म का जो काम है वो ट्रांसपोर्ट में है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए है, सेल के रेस्पिरेशन के लिए भी है, और ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस में साइटोप्लाज्म का बहुत बड़ा रोल है। वी विल सी। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है क्योंकि सिंस इट हैज़ गॉट 80% ऑफ वाटर इनटू इट, तो वाटर में कंपोनेंट्स क्या है? सी में मेजर कंपोनेंट क्या है? सोडियम है। ठीक है, सिमिलरली हमारे इसमें भी वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स है, और इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम सबसे ज़्यादा होता है। तो वाटर ज़्यादा होने के कारण वी ऑल नो कि सी पे जब न्यू मून और फुल मून आता है तो सी पे न्यू मून के समय और फुल मून के समय हाई टाइड और लो टाइड्स होती है। तो वैसे ही कुछ इंडिविजुअल्स जो हमारे अंदर, हमारी भी सेल्स है, हमारे अंदर भी 80% वाटर है। तो अगर 80% वाटर है तो हमारा बॉडी भी मून फेजेस को रिएक्ट करेगा। तो जिनकी अंदर वो सेंसिटिविटी है फॉर मून्स, तो आपको पेशेंट्स मिलेंगे कि भाई कल ही मेरे पास एक बच्चा आया एंड सडनली न्यू मून के टाइम पे ही हैड रात को रोने लगा, हंसने लगा, ऑल्टरनेट बिहेवियर करने लगा। एंड जिस उसकी मदर को याद आया, दादी ने बताया मुझे कि देवांश को उस दिन अमावस्या के दिन ऐसा हुआ रात को, और उस दिन से लेके आज तक के वो सुस्त ही चल रहा है। तो दैट इज क्वाइट पॉसिबल। उन्होंने बोला क्या आप इसको मानते हो? येस, इट इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि हमारा मेजर कंपोनेंट जो है वो वाटर है। इसीलिए मून एफिनिटीज, मून एग्रावेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन कोरिलेट। एंड अगर किसी को मून फेजेस की सेंसिटिविटी मिलती है तो डोंट डिनाई, एक्सेप्ट इट, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे हैव गॉट मून एफिनिटीज। सो साइटोप्लाज्म, क्योंकि वो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, पानी है उसके अंदर, पानी ही पानी है, तो उसमें सारे ऑर्गेनल्स तैरते हैं। और आपको अच्छे से पता है सी बिफोर ट्रांसपोर्टेशन, लैंड तो ट्रांसपोर्टेशन है ही, पर वाटर भी एक बहुत बड़ा मीडियम था, क्योंकि एक
मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे ट्रैवल करने के लिए पहले शिप्स ही, और आज भी शिप्स ही लेके आती हैं और जाती हैं, बिकॉज दैट वाज द मैक्सिमम मीडियम वेयर द ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड टू टेक प्लेस। एंड हमारा गंदगी भी हम कहाँ छोड़ते हैं सारा। अभी 2 साल पहले प्लास्टिक वेस्ट को लेके कितना ज़्यादा परपंच बना, क्यों? क्योंकि सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, सारा गंदगी हमारी वाटर बॉडीज में ही जा रहा है। तो वैसे ही हम हमारी बॉडीज में जो भी गंदगी वेस्ट मटेरियल है वो सारा हम इसी मटेरियल में भेजते हैं, और ये साइटोप्लाज्म फिर सेल मेम्ब्रेन से वो बाहर भेजता है। और इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन ऑल्सो। तो वो रेस्पिरेशन कैसे, तो आपको अच्छे से पता है कि वी वर born in the water and we learned how to breathe in water medium। तो ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, एंड इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एनर्जी। तो ग्लाइकोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। और जहाँ पर हाइपोक्सिया हुआ या इंजुरीज हुई डायबिटिक पेशेंट्स में, तो इमीडिएटली सेल डेथ हो जाती है, नेक्रोसिस होगा। तो वी नो कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनल्स मस्त तैरते हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है? तो वी हैव अ न्यूक्लियस, वी हैव सेंट्रियोल्स, वी हैव गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, वी हैव साइटोप्लाज्म, वी हैव लाइसोसोम, वी हैव वैक्यूल्स, वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, वी हैव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी फंक्शनली अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेल वॉल, अगर सेल वॉल इंटैक्ट नहीं है तो आप समझ लीजिए कि एक पॉन्ड था आपके पास जिसमें फिशेस थी, उसका पूरा एनवायरनमेंट था और पानी था। आपने बहुत अच्छा एक सी पॉन्ड या क्या बोलते हैं उसको, वाटर पॉन्ड बनाया था। अगर कोई बच्चा आए और उस सी पॉन्ड को ब्रेक कर दे, तो वो ब्रेक होने के बाद क्या आप उस पॉन्ड में से उस फिश को या उन एनिमल्स को सरवाइव कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सेल मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन हो गया, तो उसका प्रोटेक्शन ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो सब कुछ बिखर जाएगा और सेल डेथ हो जाएगी। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द सेंसिटिविटी पार्ट बिकम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज गॉट सेंसिटिव रिसेप्टर्स ऑल्सो। तो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ सेंसिटिविटी, अ पार्ट ऑफ सोरा, हाउ यू रिसीव, हाउ यू परसीव। वैसे ही अभी आगे बढ़ते हैं हम। तो साइटोप्लाज्म हमने देखा जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। तो वैसे ही बाकी ऑर्गेनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है। तो वील टेक ईच एंड एवरी ऑर्गेनल इनटू डिटेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स का काम करता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल्स बनाता है ताकि जो न्यूक्लियर पोर्ट से जो मटेरियल है वो सेल वॉल से बाहर निकल जाए। फिर राइबोसोम्स है। राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा अटैच होते हैं और वहाँ पे वो प्रोटीन्स को बनाते हैं। फिर प्रोटियासोम्स है जो पुरानी चीज़ें हो गई हैं, कबाड़, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस मतलब जो खाना बना हुआ है उसको पैकेज करना उस मटेरियल को और बाहर सेल के भेजना। माइटोकॉन्ड्रिया, मैं आपको एनर्जी दूंगा। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। तो वी विल टेक ईच एंड एवरी